अस्सलामुअलैकुम। दिन भर की खबरों, उन पर किए गए तज्जियों और तबसरों के साथ प्रोग्राम दिन भर से मैं हूं ज़ैनब जतोई और मैं हूं फैजान इकबाल। सबसे पहले शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। लॉन्ग मार्च का शेड्यूल बार बार तब्दील। परवेज इलाही की बंद कमरे में इमरान खान से 2 मुलाकातें। ब्रेक थ्रू की उम्मीद है या कोई और खिचड़ी पक रही है? इस्लामाबाद दूसरे रोज भी मुजाहिरीन के घेरे में। एहतजाज जमहूरी हक जरूर, मगर रास्तों की बंदिश, कहां का इंसाफ। अमेरिका में वस्त मुद्दती इंतखाबात, ट्रंप का पलड़ा भारी। जो बाइडन को जमहूरियत खतरे में नजर आने लगी। रिपब्लिकन्स जीत गए तो पाकिस्तान से ताल्लुकात में क्या तब्दीली आएगी? मुआशी तबाही की जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून या तहरीक इंसाफ? इसहाक डार का कमीशन बनाने का मुतालबा। मजीद कर्ज और मजीद इमदाद की कोशिशें। मईशत बहाली का क्या कोई और रास्ता नहीं? तो नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करें, आपको बताएं कि मुल्की सियासत की पुरपेज वादी में लॉन्ग मार्च का शोर है, एहतजाज है, आवाजें और नारे भी हैं, मुतालिबात और धमकियां भी दी जा रही हैं, दावे हैं और वादे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने गुज़श्ता रोज आज से लॉन्ग मार्च के आगाज का ऐलान किया था। पहले वो सुनिए जरा। प्रेसिडेंट एंड रीजनल सेक्रेटरी और इनकी पूरी जो तंजीम के सदूर हैं, अभी एक मशावरती इजलास हुआ है और उस इजलास में फैसला हुआ है कि इंशाअल्लाह कल 1 बजे वहीं जहां फायरिंग हुई थी वहां हम सब जमा होंगे और वहीं अपना पैगाम देंगे। नाजरीन, आपको मजीद बताएं कि इसी दौरान फवाद चौधरी ने ट्विटर पैगाम में लॉन्ग मार्च की तारीख 1 रोज आगे बढ़ाकर बुध कर दी है और बादशाह फैसल जावेद ने बुध की बजाय जुमेरात से लॉन्ग मार्च के आगाज का ऐलान किया है और फिर पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट पर भी जुमेरात से ही लॉन्ग मार्च के दोबारा आगाज का बताया गया है। पीटीआई रहनुमाओं के दावों के बावजूद मुतज़ाद बयानात की रोशनी में लॉन्ग मार्च का इनकाद गैर यकीनी लग रहा है। कहीं कोई खिचड़ी पक रही है या हालात ब्रेक थ्रू की जानिब जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से 2 बार बंद कमरों में मुलाकात भी की है। इस सब सूरत हाल पर बातचीत करेंगे, लेकिन पहले तज़किरा करेंगे कि इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों की बंदिश का, जहां तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने डेरे डाल लिए हैं और खैमे भी लगा रखे हैं। कल दोपहर से इस्लामाबाद का लाहौर और पेशावर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह चुकी है। रास्तों की बंदिश के सबब 2 रोज के लिए तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। एहतजाज को हक समझने वाले आम आदमी की आज़ादाना नकलो हरकत का हक छीना जा रहा है। नाजरीन, राना सनाउल्लाह की जानिब से भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ऐसा ही उनका भी कहना था, हुकूमत पर कहीं ना कहीं दबाव जो है वो बढ़ाया जा रहा है, लेकिन मुतासिर अवाम हो रहे हैं। होशरुबा महंगाई से तंग आए अवाम सियासी अनारकी से भी नालान नजर आ रहे हैं। अवाम के नाम पर सियासत खेलने वाले अवाम का कब सोचेंगे? बिल्कुल, इस तमाम तर सूरत हाल पर बातचीत करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नदीम कुरैशी साहब हैं, रहनुमा तहरीक इंसाफ हैं और इनसे पहले बात करेंगे। नदीम कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि रोज़ तारीख दी जाती है और बाद में उसको चेंज कर दिया जाता है। पहले हमने सुना कि आज के दिन से लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा, फिर स्टेटमेंट आई फवाद चौधरी की जानिब से कि बुध के रोज़ होगा और अब जुमेरात तक इसको प्रोलॉन्ग कर दिया गया है। क्या समझते हैं कि गैर यकीनी सी कैफियत नजर आ रही है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कतन कोई गैर यकीनी कैफियत नहीं है फैजान साहब। पाकिस्तान की तारीख के एक ऐसे बोर्ड पर जहां पाकिस्तान के एक डेमोक्रेटिक वजीर आजम को, जिस शख्स ने 22 साल इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की स्ट्रगल की हो, जिस शख्स ने अपने 3.5 साल दौर में कोशिश की कि कोविड जैसी बदतरीन वबा का मुकाबला किया जाए, गिरी हुई, डूबी हुई, लूटी हुई इकोनॉमी को बेहतर किया जा सके, पाकिस्तान में आम आदमी का एतमाद पाकिस्तान के सिस्टम पे बहाल हो सके, ओवरसीज पाकिस्तानियों का एतमाद पाकिस्तान पे बहाल हो सके, उस शख्स को जिस तरह से अनडेमोक्रेटिक अंदाज में हुकूमत से फारिग किया गया एक साजिश के जरिए, और फिर हमारे इस पुरअमन लॉन्ग मार्च पे जिस तरह से अटैक हुआ। मैं अब कई रोज से मैं ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिकल वर्कर हूँ,
पंजाब असेंबली में भी अपने हल्के की नुमाइंदगी करता हूँ। मैं जब टेलीविजन शोज पर ये देख रहा होता हूँ कि लोग बाल की खाल उतार रहे हैं, हमारे मुखालफिन बिलखुसूस कि जी गोली कहाँ लगी और गोली सही लगी या नदीम नहीं कुरैशी लगी। साहब, जिस तरह आपने शुरू में जिक्र किया कि गैर यकीनी सी कैफियत नहीं है, तो जरा ये बताइएगा अगर गैर कैफियत नहीं है तो वजूहात क्या है? क्या कोई दबाव है या किसी ब्रेक थ्रू की उम्मीद नजर आ रही है जो आए रोज आप तारीख चेंज कर रहे हैं? हमें दबाव अगर है अल्लाह की जात के बाद तो वो पाकिस्तान की आवाम का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्राइवेट लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसमें मुख्तलिफ थिंक टैंक्स हैं। मैं उस थिंक टैंक का हिस्सा हूं खुद, जो चाहता था कि इमरान खान साहब पर इस हमले के बाद लॉन्ग मार्च को मौखर कर दिया जाए, क्योंकि ये बाकायदा प्लान एक हमला था जिसमें जिन हमारे मुखालफिन की ख्वाहिश थी कि इमरान खान साहब की जान ली जाएगी। अल्लाह ने करम किया, करोड़ों लोगों की दुआएं थी कि उनकी जान बची, लेकिन हमारे ही बहुत सारे साथी चाहते थे कि इसको कंटिन्यू किया जाए। तो जाहिर है जब एक इतना बड़ा एक संगीन हादसा हुआ जिसमें एक मौजम नामी शख्स पर बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से चला गया और 12 के करीब लोग जख्मी हुए, और अभी आपने जिस जिक्र किया कि जी इस्लामाबाद की सड़कें बंद की हुई हैं, आम आदमी का हक और छीना हुआ, ऐसा वो आम आदमी सड़क के ऊपर बैठा हुआ है। पाकिस्तान भर में जितना प्रोटेस्ट हुआ है, जितना लोगों ने एहतजाज किया, वो आम आदमी कर रहा है। पॉलिटिकल वर्कर्स निकालने की कोशिश तो बिलावल जरदारी ने की थी अपने लॉन्ग मार्च में, हमारी गवर्नमेंट पे 2000 से ज्यादा लोग नहीं निकले थे। पॉलिटिकल वर्कर तो लेकर गई थी मरियम नवाज और हमजा शहबाज, महंगाई खत्म करने के लिए इस्लामाबाद। 2000 से ज्यादा लोग साथ नहीं थे। ये पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में जो एहतजाज हुआ, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में लोगों ने अपना अपना रद्देमल शो किया। आज भले जितना मर्जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये पाबंदी लग जाए, सोशल मीडिया के जरिए लोगों को पता है पाकिस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई माँ अपने बच्चों समेत किसी एजिटेशन का हिस्सा बने एक लीडर को सपोर्ट करने के लिए। कभी नहीं हुआ कि फैमिलीज आए किसी पॉलिटिकल एजिटेशन में। ये बिल्कुल वजह है और हम इससे इत्तेफाक करते हैं कि जो अटैक हुआ है वो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। लेकिन अब जो सूरत हाल बन चुकी है, जगह जगह जिस तरह से आप बता रहे हैं एहतजाज हो रहे हैं, वाकई में एहतजाज रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। लेकिन अगर आपके चेयरमैन तहरीक इंसाफ की इमरान खान साहब की बात की जाए तो उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल यही स्टेटमेंट दी थी कि हम किसी किस्म का इंतशार नहीं चाहते, हम नहीं चाहेंगे कि अवाम को मुश्किलात दरपेश आए। हम उस एंगल से आपसे पूछना चाह रहे हैं कि अभी एहतजाज का ऐलान तो किया जा रहा है, दूसरी जानिब अगर आप पहले आपका मुतालिबा था कि इलेक्शन हो जाए, अब इलेक्शन का मुतालिबा नहीं, तो फिर एहतजाज का मकसद क्या है? हमें थोड़ा सा ये क्लैरिटी चाहते हैं कि अवाम भी क्लियर हो जाए कि आखिर अब जो लॉन्ग मार्च को आगे परसू किया जाएगा इसके मकासद क्या होंगे। फैजान साहब, जो मकसद आज से कुछ रोज पहले था वही मकसद आज है। हम मुल्क में शफाफ, गैर जानिबदाराना और आजाद इंतखाबात चाहते हैं। जहां आज मुल्क की मुआशी सूरत हाल चली गई है, जिस तरह से पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरानों से अपना एतमाद खत्म कर दिया। आम आदमी की जिंदगी जितनी 6 माह में जीर्ण हुई है, लोग सिर्फ बिजली का बिल पे करने के लिए अपने घर की जरूरी अशिया फरोख्त कर रहे हैं। आप 25, 30, 40, 50 हजार रुपए कमाने वाले का बजट बना के मुझे दिखा दें क्या हालात बने हुए हैं। हमारे साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्जियाकार हैं शाहिद रिंद साहब। शाहिद रिंद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक इंसाफ की जानिब से लॉन्ग मार्च जो है वो जुमेरात को शुरू करने का ऐलान किया गया है, क्या देखते हैं आप सूरत हाल? एक तरफ तो मुलाकातें भी की जा रही हैं, पंजाब की जानिब से इमरान खान के साथ बैकडोर मुलाकातें हो रही हैं, क्या इसके पीछे बैकडोर क्या मुज़ाकरात किए जा रहे हैं या कुछ और चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की जा रही हैं? क्या लगता है आपको लॉन्ग मार्च का आने वाला फ्यूचर क्या है? देखें, लॉन्ग मार्च एक ऐसा जिसे कहते हैं वो नारा था जिसपे खान साहब ने डराए रखा हुकूमत को और इदारों को और तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको काफी महीनों तक। फाइनली एक चीज सामने आती है, खान साहब का लॉन्ग मार्च के ऐलान से लेके लॉन्ग मार्च करने तक का मामला जो है वो रिलेटेड है सब इवेंट्स के साथ। खान साहब की कोई प्रिपरेशन लॉन्ग मार्च के लिए नजर नहीं आती थी। उन्होंने जो है जैसे ही अरशद शरीफ का वाकया हुआ और उन्होंने उस वाकये के फौरी बाद लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, बिकॉज उन्हें लग रहा था कि एक मोमेंटम सेट हो गया, लेकिन उन्हें उस तरह लोग नहीं मिले, इतनी तादाद में लोग नहीं निकले जितना कि खान साहब एक्सपेक्ट कर रहे थे। मेरे दोस्त अभी जो बात कर रहे थे कि इतनी तादाद में लोग निकले, पाकिस्तान की आवाम जो है उसकी कुल तादाद अगर हम 22 करोड़ भी रख लें, 22 करोड़ लोगों में से अगर 2 करोड़ लोग भी खान साहब के साथ हैं तो 2 करोड़ लोगों के लिए 20 करोड़ लोगों का हक नहीं मारा जा सकता। और एक चीज को ज़हन में रखिएगा, खान साहब अगर इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं, इंतखाबात का तरीकाकार आइन पाकिस्तान ने आइन और कानून के तहत चलना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एक ऐसी किताब है जो 4 कौमियतों और 4 सूबों को जोड़ती है।
आज खान साहब के कहने पे अगर जलसे जुलूस और धरने की सूरत में हुकूमत गर जाती है, इंतखाबात में खान साहब को 2/3 अक्सरियत भी मिल जाती है, यही 13 जमातें अगर 50,000 लोग लेके आके इस्लामाबाद बैठ गई या लाहौर बैठ गई, अगर 50,000 लोग खान साहब निकाल सकते हैं तो 50,000 लोग ये सियासी जमातें भी निकाल सकती हैं। इस वक्त खान साहब जिस तरीके से मुतालबा कर रहे हैं वो गलत है। खान साहब अगर पहले दिन, जिस दिन अदम एतमाद कामयाब हुई, वो पार्लियामेंट में अपोजिशन में बैठते तो ना सिर्फ वो जो नैब की तरामीम जिन्हें खान साहब कह रहे हैं कि वजीर आजम ने अपने लिए और अपने इत्तेहादियों के लिए रिलीफ लिया है, उसे रोकने की एफर्ट कर सकते थे, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊं कि जब बजट हुकूमत पास कर रही थी, हुकूमत के इत्तेहादी रहनुमा ने हमें यह बताया कि अगर खान साहब कौमी असेंबली में होते तो हम भी कुछ ब्लैकमेलिंग कर लेते हुकूमत से, लेकिन क्योंकि अब उनके नंबर्स पूरे हैं तो वैसे ही बजट मंजूर हो जाना। तो खान साहब ये बात आपकी बिल्कुल बजा है कि ये एक रिवायत बनती जा रही है कि अगर कोई पार्टी हुकूमत में है तो दूसरी पार्टी ने अगर उसे हुकूमत में जरा टफ टाइम देना है तो आप सड़कों पर निकल आए। ये एक रिवायत बनती जाएगी, आने वाले वक्त में हमें इसका भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जिस तरह से अभी जो है वो नदीम कुरैशी साहब बात कर रहे थे, मैं उनसे ही दोबारा पूछना चाहूंगा। नदीम कुरैशी साहब, पहले तो मुतालिबा था कि FIR नहीं हो रही, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आई FIR होगी 24 घंटे के दौरान, अब आपने उसको भी मुस्तरद कर दिया है। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि खान साहब ने बड़ा खैर मकदम किया था इस फैसले का, और हमने बड़े अरसे बाद ये चीज देखी कि इमरान खान साहब और मौजूदा हुकूमत एक पेज पर नजर आए, लेकिन अब जैसे ही FIR होती है उसको मुस्तरद कर दिया जाता है। इस चीज का इंतजार नहीं किया जाता कि सुप्रीम कोर्ट की फर्दर क्या डायरेक्शन आती है। खान साहब ने जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया था और मुतालबा किया था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट की थी कि जी आप फुल कोर्ट बेंच बना दे इस पे, ताकि इस सारे मामले को इन्वेस्टिगेट किया जा सके। खान साहब ने उसका खैर मकदम किया था, और हम आज भी समझते हैं अगर इस तरह का कोई इस तरह का सिलसिला हो जाता है इस मुल्क में तो यकीनन आम आदमी को चीजों तक उसकी मालूमात में इजाफे के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। पाकिस्तान बदल रहा है। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बुनियादी तौर पे किसी भी एप्लीकेंट का, किसी भी मुद्दई का बुनियादी हक होता है। वो किसी शख्स पर अगर उसके पास कोई इंफॉर्मेशन है, मे भी वो इंफॉर्मेशन गलत है, हम ये नहीं कहते कि खान साहब के पास जिन लोगों के हवाले से इंफॉर्मेशन है, और खान साहब ने खुद कहा कि ये जरूरी नहीं है कि जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है वो ठीक भी हो, लेकिन चूंकि उनके साथ एक वाकया हुआ, उन पर एक कातिलाना हमला हुआ, और ये माजी में क्या नहीं हुआ। माजी में बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया, पहले सानिया कारसाज हुआ, उस जमाने की PMLN ने उस सानिया कारसाज पर भी बहुत सारी उंगलियां उठाई थी, फिर लाके रावलपिंडी उनको शहीद कर दिया गया। ठीक है, FIR दर्ज होनी चाहिए, आई गेस ये हर शहरी का हक है, और जो रिजर्वेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दर्ज कराई जा रही हैं और बताई जा रही हैं वो भी ठीक है, वैलिड है सर आपका पॉइंट। मैं एक बार फिर रुख करूंगी शाहिद रिंद साहब का। शाहिद रिंद साहब, आपने भी बात की कि PDM की 11 जमातों का इकट्ठ है, PDM भी चाहे तो 50-60 हज़ार लोग इकट्ठे कर सकती है, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च कर रही है। सर एक सिंपल सी चीज़ है, हर शहरी का जो है ये लीगली हक है कि एहतजाज किया जा सकता है। अगर हर शहरी एक साल में 360 दिन है, 360 दिन में हर रोज भी एहतजाज किया जाए ना शहरी की जानिब से, तो उसका लीगली राइट है, वो एहतजाज कर सकता है। तो सर आई गेस अगर PDM भी इतनी स्ट्रांग है तो PDM को तो रोकना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, इस्लामाबाद जाना चाहते हैं, वहाँ पे धरना देना चाहते हैं, तो आई गेस इनको धरना देना चाहिए, इनको रोकना नहीं चाहिए, कोई हर्डल्स नहीं आनी चाहिए इनके रास्ते में। अगर तो हुकूमत भी इस तरह से कॉन्फिडेंट है कि ठीक है हुकूमत स्ट्रांग है और हुकूमत को किसी किस्म का कोई खदशा और डर नहीं है, तो सर आप इस पे क्या कहेंगे? देखें, ये तो इस पे तो जवाब कोई सियासी हुकूमत के जो नुमाइंदे होते हैं वो दे सकते हैं, लेकिन एक बात आपसे कहूंगा कि बिल्कुल आईनी और जमहूरी हक है पुरअमन एहतजाज। इस वक्त अभी तक खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान जुमेरात से किया है। ये जो पिंडी और इस्लामाबाद के सराउंडिंग में जो एहतजाज हो रहा है, जो सड़कें बंद की गई हैं, क्या ये हुकूमत ने कंटेनर लगा के बंद की हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने बंद की हैं? अगर मैं बहैसियत शाहिद पिंडी से इस्लामाबाद जाना चाहता हूं, PTI के कारकुन मुझे रोकते हैं, तो क्या मेरे जो आईनी हुकूक हैं या जो बहैसियत शहरी जो मेरे हुकूक हैं वो मुतासिर नहीं हो रहा है? किसी पेशेंट ने जाना होगा, किसी लेडीज ने, किसी बच्चे ने, स्कूल 2 दिन के लिए आपके बंद हो गए, आपका ऑलरेडी जो एजुकेशनल सिस्टम है, इस्तेहकाम की वजह से अवाम को तो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नदीम कुरैशी साहब, हमने ब्रेक पे जाना है, मैं जाते जाते सिर्फ एक शॉर्टली कमेंट लूंगा। जिस तरह आपने अभी कहा कि पाकिस्तान बदल रहा है, अगर अभी की करंट सिनेरियो की अगर मैं पिक्चर देखूं तो मुझे तो पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम नजर आ रहा है, अवाम महंगाई में पिसती नजर आ रही है, मैशत बदहाली का शिकार नजर आ रही है। आप कह रहे हैं पाकिस्तान बदल रहा है, किस तरह से बदल रहा है? काइंडली जरा शॉर्टली इसको जस्टिफाई कीजिएगा। तो मुख्तलिफ नजरियात एक दूसरे के साथ
नबर्द आजमा है। एक नजरिया वो है जो स्टेटस को की ताकतों को मजबूत करता है, एक नजरिया वो है जो पाकिस्तान के आम आदमी के सियासी शऊर की वजह से ये अलग उठाए हुए है कि इस मुल्क में अब इस करप्ट, स्लगिश और चंद लोगों को बेनिफिट देने वाले सिस्टम को बदला जाना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं सियासी शऊर की बात वहां करता हूं जब मैं किसी माँ को अपने बच्चों समेत सड़क पे देखता हूं एहतजाज करते हुए, किसी फैमिली को देखता हूं एहतजाज करते हुए। अभी रिंद साहब ने कहा कि जी इतने लोग तो पीटीएम भी निकाल सकती है, ये इनकी राय होगी या शायद ये माजी में होंगे। हाल की सूरत यह है कि 17 जुलाई को इमरान खान ने अकेले ने सबको शिकस्त दी, 16 अक्टूबर को वोटों से इनको शिकस्त दी, NA-45 कुरम में इनको शिकस्त दी। ये वो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नजरअंदाज बहुत सारी चीजें जो नजरअंदाज की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका नदीम कुरैशी साहब, आपने शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका सर। यकीनन इस चीज पर किसी भी चीज तरीके से इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता कि हुकूमत पर कहीं ना कहीं दबाव जो है वो बढ़ाया जा रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब। इन तमाम तर चीजों पर आगे भी बात करेंगे, लेकिन अभी जाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक पर। बिल्कुल, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तो नाज़रीन, सियासत की उलझी गुत्थी सुलझी ना ही बदतरीन मुआशी हालात बदले। बढ़ती महंगाई, बढ़ते पैदावारी अखराजात, कम होती एक्सपोर्ट और IMF की सख्त मॉनिटरिंग भी जारी है। आवाम को रिलीफ मिल रहा है, ना ही मुल्क आगे की सिमत में बढ़ रहा है। हालात इस नहज पर कैसे पहुंचे? खराब मैशत की जिम्मेदार PTI है या नून लीग? वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार इल्ज़ामात की गर्द झाड़ते हुए कमीशन के जरिए तहकीकात का मुतालिबा भी कर रहे हैं। नाज़रीन, वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से कमीशन बनाने का तो कहा गया, लेकिन साथ ही साथ वज़ीर ख़ज़ाना ने मुल्क के ख़तरनाक जो सूरत हाल है मुआशी, उसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 4 साल हुकूमत पर डाल दी है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान के दौरे पर आने वाले मेहमान मोहम्मद बिन सलमान भी 21 नवंबर को पाकिस्तान के मेहमान बनने जा रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान अपने दौरे में पाकिस्तान के लिए $4 अरब का इजाफी पैकेज भी लाएंगे और गवादर में तेल रिफाइनिंग मंसूबे की भी तौसीक करेंगे। वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान के लिए $3 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी है, जबकि मिस्र COP T27 कॉन्फ्रेंस में शरीक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर दुनिया की तवज्जो सैलाब मुतासरीन की जारी मबसूल कराई और कहा कि सैलाब से तबाह हाल पाकिस्तान दुनिया के ताउन का मुंतज़िर है। बिल्कुल, इन तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मईशत हैं शाहिद हसन साहब। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका सर। मईशत की जो सूरत हाल है वो आप देख रहे हैं और वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही इसकी जिम्मेदार है। जो भी मईशत में तब्दीलियाँ आई, मईशत जो है वो भी ज़बोहाली का शिकार है, इसकी तमाम तर जिम्मेदार जो है वो तहरीक इंसाफ की 4 साल हुकूमत है। आपको क्या लगता है, क्या तज्ज़िया आप देंगे इस चीज़ पर? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि तहरीक इंसाफ के दौर में पाकिस्तान की मईशत तबाही और बर्बादी का शिकार हुई। खुद शौकत अली ने 2021 में कहा था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पाकिस्तानी मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है और उसको ठीक करने में 5 साल लगेंगे। उसके फौरन बाद जो है उसको वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया गया और उनको खामोश कर दिया। तो उनका बात रिकॉर्ड पर मौजूद है। लेकिन ये कहना कि आज जो बर्बादी है उसकी सारी जिम्मेदारी जो है वज़ीर इंसाफ है, ये शायद सही ना हो, बल्कि यकीनन गलत है। ये मैं मानता हूँ कि उन्होंने बात करके दी थी और खास तौर से इमरान खान ने अपने इक़दार को जाने के लिए 28 फरवरी 2022 को जो IMF से तहरीरी मुआहदा जो खुद उन्होंने किया था तोड़ा, उसके बाद से मईशत बुरान का शिकार हो गई। ये बिल्कुल सही है। लेकिन खुद मौजूदा हुकूमत ने, जो पिछले इनके वज़ीर ख़ज़ाना थे, उन्होंने IMF से मुज़ाकरात गैर ज़रूरी तौर पर कई महीने लगा दिए और कोई कोशिश नहीं की कि ज़र मुबादला के ज़खायर को बढ़ाने के लिए बाहर से कुछ पैसा लेकर आएँ। कोई कोशिश नहीं की कि सट्टेबाजी को रोका जाए। कोई कोशिश नहीं की कि जो कि स्मगलिंग हो रही है डॉलर्स की, उसको रोका जाए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल खामोश रहा, जिसको मैं कह सकता हूँ मुजरमाना खामोशी। अगर उस जमाने में मीटिंग बुलाता, मनी चेंजर्स की बुलाता, बैंकों की बुलाता, जो गलत कार्य में मुलव्विस थे, जिनके पर अब जुर्माना भी किया गया है, और उनको धमकी भी देते और उनसे ये कहते भी कि आप अपना किरदार अदा करें, तो रुपए की कदर को कुछ कंट्रोल किया जा सकता था। कुछ ज़र मुबादला के ज़खायर में डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बात की कि कोशिश नहीं की गई, लेकिन कोशिश तो की जाती है। लेकिन माजरत के साथ जो है लम्हा फिक्रिया ये है कि कोशिश सिर्फ 2 चीज़ों के लिए की जाती है, या तो कर्ज या फिर इमदाद। क्या पाकिस्तान के लिए मैशत बहाली के फिल वक्त यही 2 रास्ते बचे हैं? हम क्यों नहीं अपनी बरामदात बढ़ाने की कोशिश करते? हम क्यों नहीं अपने मुल्क में इतने रिसोर्सेज पैदा करते कि हम खुद से सरमायाकारी कर सकें? भाई, आपने इतनी अहम बात की है, बहुत ही अहम बात की है। मसला सिर्फ ये है, हमें ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि हमारी जो मईशत है वो अशराफिया की मईशत है, एलीट की मईशत है।
जो भी हुकूमत हो, फौजी हुकूमत हो, मौजूदा हुकूमत हो, तहरीक इंसाफ हो, कोई दूसरा हो, वो ताकतवर तबकों को मराद देते हैं, टैक्सों में छूट देते हैं, उनको टैक्स एमनेस्टी देते हैं और उसका बोझ अवाम पर डाल देते हैं। बरामदात बढ़ाने के बजाय, जैसे आपने खुद कहा, बड़ा सही कहा, बरामदात बढ़ाने के बजाय झूठी मूठी रेमिटेंसेस पर इन्हिसार करते हैं, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) से आती है। अपने टैक्सों की वसूली, मुल्की सरमायाकारी, कौमी बचतें बढ़ाने के बजाय बैरूनी कर्जे और बैरूनी इमदाद, जो कि जहर है किसी भी मईशत के लिए। अगर आप किसी दूसरे पर भरोसा कर रहे हैं तो पाकिस्तान की मईशत कभी भी ठीक नहीं हो सकती जब तक जो है दूसरों की मदद जो है वो सप्लीमेंट करेगी, इजाफी होगी। बुनियादी तौर पर तो आपको अपने वसाइल बढ़ाने, कोई हुकूमत भी वो नहीं बढ़ाती, उसकी वजह से मईशत सख्त तरीन बुरान का शिकार, उस पर ताकतवर तबकों को मराहत, उसके बाद शाहाना अखराजात, ये सब मिलकर मईशत को तबाह कर रहे हैं, पाकिस्तान को नुकसान। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सही कहा है कि तमाम तर चीज़ें जो मिलकर मईशत को तबाह कर रही हैं। इस वक्त हमें जो है अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बड़ी ज़रूरत है सर। वो चीन की मदद से ऑयल रिफाइनरी के क़याम में पेशरफ्त सामने आ रही है, इस पेशरफ्त को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बात ये थी कि पहली चीज़ जो मुझे तवक्को है वो ये है कि उन्होंने जब हमसे कमिट किया था कि जब IMF की किस्त मिल जाएगी तो वो पाकिस्तान को कुछ मदद देंगे, जो उन्होंने अभी तक नहीं दी। अब इम्कान यही है, बल्कि यकीनी नजर आ रहा है कि जब वो तशरीफ लाएंगे वजीर आजम और वली अहद, तो वो पाकिस्तान को ये पैसा दे देंगे, कुछ रोल ओवर कर देंगे, कुछ दूसरी इमदाद देंगे, जिससे हमारे रिजर्व जो है बढ़ जाएंगे। लेकिन रिफाइनरी बड़ी अहम चीज है, गवादर में बहुत बड़ी चीज है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो आजकल के हालात हैं, कुछ पता नहीं चलता कि कहते हैं हुकूमत को गिरा देंगे, हुकूमत दूसरी आ जाएगी, ये बेयकीनी की कैफियत, हड़तालें, तो उसकी वजह से सऊदी अरब मेरे ख्याल से और वेट करेगा। सिलसिला बहुत पुराना है कि हम गुज़श्ता हुकूमत को इल्ज़ाम ठहरा देते हैं और तमाम तर मलबा उस पर डालने की कोशिश करते हैं, चूँकि आप बेशत पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि आप ज़रा निशानदेही कीजिएगा कि CPEC 2 का आगाज़ कर दिया गया है और हमने देखा कि गुज़श्ता हुकूमत हो या मौजूदा हुकूमत हो, CPEC के हवाले से दोनों ही कॉन्शियस नज़र आती हैं। और कॉन्शियस सिर्फ एक चीज़ में, क्रेडिट के हवाले से, कि CPEC पर जो वो सेहरा है वो हमारे सर सजे। लेकिन मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि ये जो CPEC है, क्या ये वाकई में एक सरमायाकारी एजेंडा है या ये भी एक कर्ज प्रोग्राम ही है? देखिए, बात दरअसल ये है कि CPEC को हमने ये कहा कि ये गेम चेंजर है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये बात अहमकाना है। एक मुल्क की मदद से दूसरे मुल्क जो है ना, वो गेम चेंजर नहीं हुआ करता। ये हमारी अपनी कोशिशों को अगर सप्लीमेंट कर सकता है, हम नहीं कर रहे हैं, अगर हमारी मुल्क की सरमायाकारी नहीं आती, मिसाल के तौर पर, और जो है चीन बड़े पैमाने पर सरमायाकारी कर देता है, कुछ कर्जे भी देता है, तो आर्जी बेहतरी तो आ जाएगी। लेकिन ये कहना कि गेम चेंजर है, ये अपने आप को धोखा देना है। एक कुदरत का कानून है कि एक आदमी की कोशिश से दूसरे की किस्मत नहीं बदला करती। एक तो हम ये धोखा है। दूसरी बात ये थी कि चीन को हम पिछले 4 वर्षों में 70 अरब डॉलर दे चुके हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का फर्क। तो अब जो कुछ सरमाया, असल में हमने गवादर पोर्ट में और ये जो शाहराह बन रही है, कॉरिडोर बन रहा है, ये इतनी चीन के लिए इतनी जबरदस्त अहम थी कि हम उनसे बेहतर शराइत पर बात कर सकते थे। हम शायद उनसे ये भी कह सकते थे कि आप भाषा डैम बनाएं। देखिए, ये सब चीजें हमने मिस कर दी, बात हमने उसको मौका जाया किया। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं जिनकी पाकिस्तान में डेफिशिएंसी है। बिल्कुल अफसोसनाक बात है ये कि आपने ये चीन से ये मुज़ाकरात नहीं किए कि आप हम एक्सपोर्ट तो बहुत कम वो कर रहे हैं, हम उनसे इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हम उनसे बात करनी थी, हमारा भाषा डैम बनाएं, हमारे साथ जो है शरह मुनाफा जो 20% तक है वो ना रखें, कर्जों को जो है कम रखें। ये करने के बजाय हमने हमसे जो है कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल जाए, ताकि टैक्सों की चोरी का नुकसानात, गैर ज़रूरी इंपोर्ट जो शाहाना कर रहे हैं, उसके लिए हमें पैसा मिलता रहे। तो वो गेम चेंजर नहीं बन सका, ना जो मईशत में बेहतरी आनी थी वो सही मानों में आ सकी। अलबत्ता जो हमारा एनर्जी का मसला था, पैदावार के हद तक वो कुछ बेहतर हो गया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, उसकी कीमत बहुत बढ़ गई, तो फायदा जो होना था वो नहीं हो सका। ये है इज्तिमाई खुदकशी जो हम कर रहे हैं, पिछली हुकूमत भी, ये हुकूमत भी, उससे पहले की हुकूमतें भी। मैं इन दोनों को मिसाल नहीं ठहरा रहा। ये हमारा 1980 से आज तक अगर आप देखें तो हमारा ग्रोथ रेट भारत, श्रीलंका से भी और बांग्लादेश से कम है। ये है शर्मनाक बात देखने की है। हमारी फी का आमदनी बांग्लादेश से नीचे है, हमारी बरामदात बांग्लादेश से भी नीचे है। तो ये
बात है कि अगर ये सर, नहीं, ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि हमारी जो दरामदाद हैं वो किस तरह से मुतासिर हो चुकी हैं। सर, अभी आपने बात की कि रिफाइनरी जो है बड़ी अहम चीज़ है। सर, अभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो अरूज पर है। आपने देखा किस तरह से एहतजाज दिए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है जो मुआशी अदम इस्तेहकाम है यही सबसे बड़ी वजह जो है जिस तरह से पॉलिटिशियंस आपस में लड़ रहे हैं, एहतजाज किए जा रहे हैं, अर्ली इलेक्शन का भी कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? क्या आपको लगता है कि जो मईशत है इन्हीं तमाम तर चीज़ों की वजह से मुतासिर हो रही है? क्योंकि जिस तरह आपने देखा कि मोहम्मद बिन सलमान भी पाकिस्तान आ रहे हैं, जो बड़ा अहम दौरा हो सकता है पाकिस्तान के लिए। तो सर, अभी ये सारी सिचुएशन जो है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आपने बहुत अहम नुकात उठाए हैं। मैं आपसे क्लियर कर दूं कि इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है उसमें यह समझना कि जून 2023 तक जब तक इसका टेन्योर है कोई बड़े पैमाने पे बड़े ऐसे मुआहदे होंगे जिन पर अमल दरामद हो तो नहीं होगा। रोल ओवर यकीनन हो जाएगा, लेकिन ये चीजों के लिए आप असल में जो चीज हमें और आपको सोचनी है, मैं आपके सवाल के जवाब में कह रहा हूँ कि मुझे ये लगता है जब पाकिस्तान की मईशत में मुश्किलात आती हैं और जब कौमी यकजहती की जरूरत होती है उसी वक्त अमेरिका हमारे ऊपर हमलावर होता है, उसी वक्त जो है IMF हमारे खिलाफ मुहाज बनाता है, उसी वक्त पाकिस्तानी सियासतदान आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, उसी वक्त स्ट्राइक शुरू हो जाती हैं, उस वक्त ही अदालतों में जो है कंटेम्प्ट के दूसरे केसेस आने लगते हैं। ये क्या तमाशा है? कभी हमने सोचा कि जिस वक्त हम डिफॉल्ट की पोजीशन में जाने के करीब थे, जिसको हमें बचाया गैर मुल्की ताकतों ने क्योंकि वो नहीं चाहते थे पाकिस्तान डिफॉल्ट करे, उसी वक्त हमारे हंगामा उरूज पर है। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ जितना अब हुआ है। माजी में तो होता रहा था कि मईशत खराब हुई तो सियासतदान लड़ा करते थे। ये अमेरिका का न्यू ग्रेड गेम, हम अमेरिका के न्यू ग्रेड गेम को फॉलो कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे सियासतदान इख्तिदार में आने के लिए, इख्तिदार को बरकरार रखने के लिए अमेरिका की मदद और आशीर्वाद पर भरोसा करते हैं। इसके दस्तावेज मौजूद हैं। तो आज भी जो कोशिश हो रही है वो यही हो रही है कि अमेरिका का चूंकि रवैया पाकिस्तान से बदल गया है, अब उनको अफगानिस्तान में इतनी जरूरत नहीं है हमारी मदद की जितनी पहले थी। तो अमेरिका का रवैया मुआंदाना हुआ, उन्होंने IMF को शिकस्त किया, उसने भी पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग कर दिया। इसी हम परेशान में थे तो हमारे दोस्त लोग बिल्कुल सही। सर, ब्रेक का टाइम हो रहा है। मैं ब्रेक पे जाने से पहले एक शॉर्टली कमेंट लेना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने CPEC को तो बड़ा इन डिटेल डिफाइन कर दिया, जरा ये भी बता दीजिएगा ये रेकॉर्डिंग प्रोग्राम जिसके लिए सदारती निजाम की समात भी जारी है, उसके हवाले से भी खबरें गर्दिश कर रही हैं, क्या समझते हैं कि ये रेकॉर्डिंग प्रोग्राम वाकई में पाकिस्तान की मैशत को सहारा देगा और मुआविन साबित होगा? देखिए, ये तो हमने मजबूरी में किया है, इसलिए कि उस वक्त के चीफ जस्टिस ने, जो इफ्तिखार चौधरी ने, बगैर सोचे समझे उस माहदे को कैंसिल कर दिया और ये गौर नहीं किया कि कानून जो मुआहदा था उसमें यह था कि अगर झगड़ा होता है तो गैर मुल्की जो है पाकिस्तान से बाहर उस पर आर्बिट्रेशन होगा। उन्होंने उठा के उसको मंसूख कर दिया। अब जब आर्बिट्रेशन में केस गया तो उन्होंने बोला ये क्या तमाशा है, इसमें तो लिखा हुआ एग्रीमेंट में कि इसका फैसला बाहर होगा। तो अब हमारे ऊपर जुर्माना हो गया। अब हमने मजबूरी की हालत में जुर्माने से बचने के लिए उनके साथ 10 साल मुआहदा किया है। ये मेरिट का केस नहीं है, हमारी गर्दन फंसा दी गई थी जिस तरह से टर्की के साथ फंसाई गई इससे, लेकिन कोई एहसाब नहीं हमारे यहाँ। जब तक ये एहसाब नहीं होगा, अब ये सदारती रेफरेंस है, कल को बलूचिस्तान में हुकूमत बदलती है, वो ना शिकायत करते कि जी हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा, हमारा बलूचिस्तान का ये चीज है तो ये तो पाकिस्तान इसमें फायदा उठा रहा है, बलूचिस्तान के लोग नहीं उठा रहे। इसमें बहुत झगड़े हैं, लेकिन अदालतों को अभी अब सोचना होगा कि ऐसे का फैसला करते वक्त कानूनी पोजीशन देख लें कि अगर वो ये नहीं करते तो हमारी मजबूरी नहीं आती। इसमें बड़े खतरात हैं। अब बिल्कुल, अदालतों को इस हवाले से सोचना होगा। इसहाक डार के डॉलर के हवाले से दावे जो हैं वो इसहाक डार की जानिब से किए जा रहे हैं, क्या बाकी डॉलर की असल कदर जो है वो 200 से कम है? इन तमाम तर चीज़ों पर आगे भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद हसन साहब, आप हमें मुतवातर इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बड़े अहम नुकात पर भी आपने बात की। अभी चलेंगे शॉर्ट ब्रेक पर, ब्रेक के बाद बात करेंगे अमेरिका में जारी मिड टर्म इलेक्शन पर। बिल्कुल, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। अब बात करें कि अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन के लिए आज पोलिंग डे है। 4 करोड़ वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। रायामा के जायजों के मुताबिक डेमोक्रेट सदर जो बाइडन को सख्त मुकाबले का सामना है। रिपब्लिकन की फतह की सूरत 2024 के सदारती इलेक्शन का मंजरनामा बदल सकता है। बिल्कुल, इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, जरा वो देखिए।
अमेरिका में वस्त मुद्दती इंतखाबात। अमेरिकी अवाम आज ऐवान नुमाइंदगान की तमाम 435 और सेनेट की 35 सीटों पर वोट कास्ट करेंगे, जबकि 36 रियासतों के गवर्नर्स का इंतखाब भी आज ही होगा। राय आमा के जायजों के मुताबिक मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन के डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन मजबूत है। ऐवान नुमाइंदगान का कंट्रोल संभालने के लिए रिपब्लिकन को फिल वक्त 5 सीटों पर फतह की जरूरत है, जबकि सेनेट में बढ़तरी के लिए 1 सीट दरकार है। आम ख्याल है कि मिड टर्म में मुमकिना शिकस्त अमेरिकी सदर जो बाइडेन के लिए सन 2024 के सदारती इंतखाबात में फतह मुश्किल बना देगी। यही नहीं, आइंदा अक्सरियत खो देने की सूरत आइंदा 2 साल जो बाइडेन के लिए कानून साजी भी मुश्किल तरीन हो जाएगी। सदर जो बाइडेन और सन 2024 के इलेक्शन में इनके मुतवक्के हरीफ डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन को कैसे देखते हैं? जो बाइडेन के मकबूलियत खो जाने की बड़ी वजह मुआशी नाकामी को करार दिया जा रहा है। 8.2% पर पहुंची महंगाई की शरह को सन 1980 के बाद बुलंद तरीन करार दिया जा रहा है, जबकि खारिजी महाज खुसूसन यूक्रेन रूस जंग रुकवाने में नाकामी और तेल की आलमी सियासत में अमरीकी पसपाई के साथ बढ़ती उम्र से जुड़े तनाज़ात भी जो बाइडेन की कम होती मकबूलियत का सबब बन रहे हैं। तो नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है और इस तमाम तर सूरत हाल पर बातचीत करने के लिए जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, हामिद खान अल मशरकी, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हैं, ये इनसे बातचीत करेंगे। हामिद खान साहब, सबसे पहले बताइएगा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आवाज आ रही है, शुक्रिया। हामिद खान साहब, आज मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहा है अमेरिका में और जो सर्वे किए जा रहे हैं उसमें रिपब्लिकन ही जो है वो वाज़े अक्सरियत के साथ विन करते हुए ये सिचुएशन नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर क्या देखते हैं कि दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप भी बड़े कॉन्फिडेंट हैं, वो भी कम बैक करना चाह रहे हैं, तो अगर ऐसी सूरत हाल बनती है तो पाकिस्तान पर सबसे पहले बताएं इसके क्या असरात होंगे? बहुत शुक्रिया। देखिए फैजान, बात यह है कि ये मिड टर्म इलेक्शन हमेशा अमेरिका की तारीख में बड़े फैसला कुन होते हैं और आपको मैं हिस्ट्री बताता चलूं कि हमेशा मिड टर्म इलेक्शन में ऑपोजिशन पार्टी जीतती रही। अगर डेमोक्रेट्स का सदर है तो रिपब्लिकन जीतती रही, अगर रिपब्लिकन का सदर है तो रही, क्योंकि अमेरिकी अवाम पहले 2 साल में ही बहुत सारी तवक्कुआत के साथ रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। और ये जो इलेक्शन मिड टर्म हो रहे हैं ये ज्यादातर कदामत पसंद रियासतों में हो रहे हैं, उन रियासतों में जहां सफेद फार्म वोट ज्यादा है और इसी चीज को डोनाल्ड ट्रंप है वो कैश करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो सफेद फार्म वोटर्स को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। उन्होंने इमिग्रेशन के मामले को बहुत हाईलाइट किया हुआ है, उन्होंने जो का मसला है उसको किया हुआ है, उसके बाद उन्होंने जो गन क्राइम्स है उसको डिफरेंट अंदाज में वो डिफेंड करते हैं। तो जो बाइडेन के लिए जो सबसे बड़ी मुश्किल बनी हुई है इस वक्त वो ये कि उन्होंने जो अंदरूनी तौर पर महंगाई पर काबू नहीं पा सके और दूसरी बात ये कि डॉक्यूमेंटेड इमिग्रेशन में उन्होंने कानून पास नहीं करवा सके। इस हवाले से जो बाइडेन पर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। फिर रिटायरमेंट और पेंशनर्स के लिए बहुत सारी जो बात थी वो खत्म की जाने की तजवीज दी बिल्कुल सही सर, जो बाइडेन के लिए तो मुश्किलात नजर आ रही हैं। जिस तरह से आपने बताया कि तारीख में भी ऐसे ही होता है कि मिड टर्म में जो रिजल्ट है वो अल्टरनेट ही विन करता है। लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि तारीख में हमने ये भी देखा है कि जब जब रिपब्लिकन्स जीते हैं या डोनाल्ड ट्रंप का ही अगर हम टेन्योर की बात करें तो हमेशा पाकिस्तान से डू मोर का मुतालिबा ही ज्यादा किया जाता है। इस हवाले से जरा बताइएगा कि अगर ये दोबारा जीतते हैं तो पाकिस्तान पर इसके क्या असरात होंगे? मैं आपको एक बात बता दूं कि पाकिस्तान के रिपब्लिकन्स हो या डेमोक्रेट्स हो, ताल्लुकात तकरीबन एक ही सतह के रहे हैं, बल्कि रिपब्लिकन ज्यादा इंडिया के करीब समझे जाते हैं। लेकिन मौजूदा हुकूमत में हमने देखा कि जो बाइडेन ने ज्यादा पाकिस्तान से दूरी इख्तियार की, जो कि रिवायती डेमोक्रेट्स हुकूमत से हटके था, जबकि ट्रंप जो है वो बार बार पिछले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अपना दोस्त भी कहते हैं और वो समझते हैं कि अफगानिस्तान के मसले में अमेरिका ने गलती की। तो इस हवाले से थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 4 साल गुजारे जो बाइडेन के आने से पहले। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है, रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट्स हो। पाकिस्तान को आजाद खारजा पॉलिसी की तरफ जाना पड़ेगा।
चाइना के साथ पाकिस्तान। ठीक, बिल्कुल अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान पर रिपब्लिकन्स की मुमकिन जो है वो हो सकती है। 2024 में डोनाल्ड ट्रंप की वाइट हाउस वापसी की राह हमवार जो है वो हो सकती है। आपको मजीद भी बताएंगे इस हवाले से कि अमरीका की इंतखाबी तारीख में आज के वस्त मुद्दती इंतखाबात जो हैं वो काफ़ी मुमताज़ नज़र आ रहे हैं। अमरीकी रायमा के जायज़ों की रोशनी में जो बाइडन की अदम मकबूलियत की वजह जो है वो बढ़ती हुई महंगाई थी। हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी यही बात की कि जो बाइडन की अदम मकबूलियत की सबसे बड़ी वजह जो थी वो बढ़ती हुई महंगाई। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि हमें सिर्फ जरूरत इस चीज की है कि हम अपनी खारिजा पॉलिसी को आजाद करें, तो जो भी आए हमारे उनके साथ ताल्लुकात अच्छे रह सकते हैं। तो नाज़रीन मजीद खबरें शामिल करेंगे, लेकिन वक्त हुआ है यहाँ ब्रेक का। हमारे साथ वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको लिए चलते हैं छोटे शहरों के बड़े मसाइल की जानिब। सबसे पहले चलते हैं सिंध के शहर बदीन में, जहां सैलाब ज़दा इलाकों में वबाई अमराज का जोर मगर दवाओं की किल्लत का भी सामना है। बिल्कुल, और तफसीलात बता रहे हैं वहां से हमारे नुमाइंदे एजाज बेंगल। जी एजाज, बताइएगा किन मुश्किलात का सामना है अद्वियात की किल्लत की वजह से? और सेम नालों की शगाफों के पास एक तरफ वबाई अमराज में दिन ब दिन इजाफा होने लगा है, तो दूसरी जानिब दवा साज कंपनियों के डीलर्स की जानिब से दवाइयाँ ब्लैक करके महंगा सप्लाई करने लगे हैं। मैं आपको बताता चलूँ, जान बचाने वाली तमाम अद्वियात पेनाडल, पैरास्टामोल, ब्रुफिन और दीगर सिरप्स की कीमतों में 100 से 150 रुपया फ़ी सिरप इजाफा कर दिया गया है। जबकि टेबलेट्स की बात की जाए तो पेनाडल टेबलेट जो 2 रुपये का मिला करता था वो भी 8 से 10 रुपये में फ़रोख्त होने लगा है। दीगर टेबलेट्स की कीमतों में भी ओशरबा इजाफा कर दिया गया है, जिसके बायस गरीब आदमी दवाइयाँ ख़रीदने से भी कासिर हो चुका है। जबकि यहाँ मेडिकल मालिकान से हमारी बात हुई, इनका यही कहना है दवासाज कंपनियों के डीलर्स की जानिब से उन्हें दवाइयों की सप्लाई महंगी मिलने के बायस उन्हें दवाइयाँ महंगा फ़रोख्त करनी पड़ रही हैं। जबकि शहरियों ने हुकूमत सिंध, महकमा सेहत और आला अदलिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया है कि दवाइयों की कीमतों में कमी की जाए, जिससे गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके, ताकि इन मुश्किल हालात में गरीब आदमी कम से कम अपना इलाज करा सके। तो नाज़रीन, सिंध की सूरत हाल आपने जानी। अब आपको लिए चलते हैं गुजरात, जहां पर खवातीन की वाहिद तफरीह गाह चिल्ड्रन पार्क में इंतजामिया की जानिब से नाअहली के सबब सहूलतें नापैद और कचरे के ढेर वाज़ेह नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद अली। जी मोहम्मद अली, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? गुजरात के लेडीज एंड चिल्ड्रन पार्क में मौजूद हूँ, जो कि गुजरात में खवातीन की वाहिद तफरीह थी। आज से 2-3 साल कब यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में खवातीन वॉकिंग और जॉगिंग के लिए आया करती थी, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया और डिप्टी कमिश्नर गुजरात की अदम दिलचस्पी के बायस ये पार्क वीरानी का मंजर पेश कर रहा है, और इसकी वीरानी की वजह से खवातीन का यहाँ आना ख़त्म हो चुका है। खवातीन का कहना था कि इस पार्क की हालत को फिलफोर ठीक किया जाए, क्योंकि इस वीरानी। जी नाजरीन, तो चिल्ड्रन पार्क की सूरत हाल आपको हमारे नुमाइंदा मोहम्मद अली ने बताई। अब आगे बढ़ें और आपको खानीवाल की सूरत हाल के हवाले से बताएं कि तारों ने शहरियों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रखा है, मगर शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे राशिद हुसैन। जी राशिद, बताइएगा इंतजामिया के कानून पर जून तक क्यों नहीं रेंग रही? के लटकते तार अहले इलाका के लिए वबाल जान बन चुके हैं। मैं इस वक्त जिस इलाके में मौजूद हूँ, इसके बिल्कुल सामने जो है साबिक सूबाई वज़ीर हाजी इरफान अहमद खान डाहा और मौजूदा MNA मोहम्मद खान डाहा की रहायशगाह है। उसके बावजूद इस इलाके में बिजली के इंतहाई बुरे हालात हैं। किसी भी वक्त कोई बड़ा सानिया रूनुमा हो सकता है। अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना है। जी बताइएगा बाबा जी, यहाँ पर बिजली के जो लटकते तार हैं उनसे किन मुश्किलात का सामना है? जी बिजली की जो है ना, इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है इस इलाके में। लोग दूर दूर से 3-3, 4-4 अपने कोयल ख़रीद कर उन्होंने अपनी बिजली का जो है बनाया हुआ है सोर्स। तो इसलिए ये है कि अगर इसमें यहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाए मतलब बाकायदा, तो बेहतर हो जाएगा। जी बिल्कुल, अगर बिजली की तारें डल जाएं तो बेहतर हो जाएगा। जी बाबा जी, आप बताइएगा यहाँ पर बिजली के लटकते तार, क्या खौफ है? ये MNA साहब मोहम्मद खान के घर के बिल्कुल सामने अल नासिर टाउन है ये आबादी, और यहाँ बड़े दूर से जो तारें आ रही हैं मीटर के लिए। यहाँ एक तो खंभों की अशद ज़रूरत है, बहुत सख्त ज़रूरत है खंभों की, और दूसरा ये है कि ये ख़तरनाक भी हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, कोई हादसा भी हो सकता है।
और फिर बिजली भी पूरी नहीं आती क्योंकि ट्रांसफार्मर छोटा है, मीटर ज़्यादा लगे हुए हैं। बिल्कुल, ट्रांसफार्मर छोटा है, बिजली पूरी नहीं आती। बिजली के लटकते तार से जहां अहले इलाका खौफजदा है, वहीं इलाका मकीनों के लिए यही बिजली के तार शदीद परेशानी का सामान। तो नाज़रीन, खानेवाल की भी सूरत हाल आपने देखी कि इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी पड़ी है। तो आज के प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।